हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप सो काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे पर्ल मिलेट के बारे में, जिसको हम लोग बाजरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या आपने देखा है बाजरा को? नहीं देखा है? तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं बाजरा कैसा दिखाई पड़ता है। ये देखिए, ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है बाजरा, है ना। तो आपने कभी बाजरा की रोटी खाई है? ऑफ कोर्स आप बोलेंगे नहीं सर, तो कभी खाई नहीं है। बट आप यदि अपने दादा से पूछेंगे ना, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खाए होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग के पास उस टाइम इतना ज़्यादा फूड नहीं हुआ करता था जितना कि आज है ना। तो वो लोग क्या करते थे, इस बाजरे की रोटी खाया करते थे। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो बाजरा की रोटी होती थी ना, उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता था, है ना। जैसे कि उसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता था, फैट काफ़ी ज़्यादा होता था, मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होता था, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा होता था, है ना। तो हम लोग आज क्यों नहीं खाते हैं? ऐसा था तो ऐसा इसलिए हम लोग नहीं खाते हैं क्योंकि थोड़ा मोटा होता है, और हम लोग अब वैरायटी खाना पसंद करते हैं, ना कि उसको खाना पसंद करेंगे मोटा वाला रोटी को, है ना। आज तो हल्का सा भी रोटी जो होती है वो थोड़ी मोटी हो जाती है, तो हम लोग उसको नहीं खाते हैं। तो उतना मोटा रोटी हम लोग कैसे खाएंगे? तो आज हम लोग जो है मोस्टली इसको अपने पशुओं को खिला देते हैं। ठीक है, तो ये रही बात की बात। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले पर्ल मिलेट का साइंटिफिक नेम क्या होता है। पर्ल मिलेट का साइंटिफिक नेम होता है पेनिसिटम ग्लोएकम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ बता दूँ एक बात, आप लोग साइंटिफिक नेम एग्जाम में किस तरह से मेंशन करते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे कॉपी देखे हैं जहाँ पे लोग गलत लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका एग्जामिनर होता है उसका नज़र यही होता है कि आपने साइंटिफिक नेम किस तरह से मेंशन करा है। यदि साइंटिफिक नेम गलत मेंशन किए हो तो इंप्रेशन ऑफकोर्स खराब होगा और आपको नंबर कम मिलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं साइंटिफिक नेम किस तरह से लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखाई पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं जीनस, इसको बोलते हैं स्पीसीज। ठीक है, और जीनस का जो हमेशा फर्स्ट लेटर होता है ना, वो आप हमेशा कैपिटल लिखना, हमेशा कैपिटल होता है अकॉर्डिंग टू बायोनोमियल नोमेक्लेचर। और स्पीसीज जो होता है वो टोटली स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, और यदि आप लैपटॉप में लिख रहे हो, डेस्कटॉप में लिख रहे हो, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है इटैलिक में करने का। आप लिखिए, उसको सेलेक्ट कीजिए और इटैलिक में कर दीजिए। तो ये एक है, आप जब लिखते हो कंप्यूटर में तो आप इटैलिक में कर दीजिए। लेकिन आपके पास तो एग्जाम में कंप्यूटर डेस्कटॉप तो होता नहीं है, आपके पास क्या होता है, कॉपी होता है। तो कॉपी में आप कैसे लिखते हो? देखिए, कॉपी में लिखने का सिंपल सा तरीका होता है। एक तो आपको मैंने बताया कि जीनस का फर्स्ट वर्ड जो है वो हमेशा कैपिटल होता है, स्पेसिस हमेशा स्मॉल होता है। ठीक है, और यदि आप वहाँ पे लिखोगे तो वहाँ पे लिखने के टाइम क्या करोगे, दोनों वर्ड को सेपरेट अंडरलाइन करोगे। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, बट ये गलत है, दोनों को सेपरेट अंडरलाइन करना है ना। तो ये तरीका है साइंटिफिक नेम लिखने का। यदि आपको साइंटिफिक नेम याद भी है और आपने गलत तरीके से लिखा है तो वो कंप्लीटली गलत हो जाता है। ठीक है, तो पर मिनट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पेनिसिटम ग्लोइकम। आगे बढ़ते हैं, आपको मैंने फोटोग्राफ दिखाया ही, इस तरह का ये दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं इसका कॉमन नेम क्या होता है। इसको हम लोग बाजरा के नाम से भी जानते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ से आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बाजरा का एक और नाम क्या है, पुअर्स। इसको भी आप याद रखेंगे, पुअर्स मेन फूड। ठीक है, गरीबों का भोजन इसको हम लोग बोलते हैं। ऐसा इसलिए मैंने बताया आपको कि पहले ज़माने में लोग इसको काफ़ी ज़्यादा खाया करते थे, जब हमारे पास इतना अनाज नहीं हुआ करता था। बोटेनिकल नेम क्या है इसका, पेनिसिटम ग्लोएकम। ठीक है, आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में बनाया है पीपीटी को, तो ये इटैलिक में किया हुआ है। फैमिली क्या है इसकी, ग्रामिनी। इसको एक और नाम से क्या जानते हैं, पोएसी, या इसको हम लोग ग्रास फैमिली भी बोलते हैं। ओरिजिन कहाँ हुआ इसका, अफ्रीका के अंदर हुआ। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n इज इक्वल टू 14। ये 2n क्या शो कर रहा है, ये डिप्लॉइड स्पीसीज को शो कर रहा है। जर्मिनेशन टाइप कैसा होता है इसका, ये हाइपोजियल जर्मिनेशन को शो करता है। देखिए, दो वर्ड होता है, एक होता है हाइपोजियल, एक होता है एपिजियल। आपको मैंने सॉर्गम में अच्छे तरीके से बताया है हाइपोजियल का क्या मतलब होता है और एपिजियल का क्या मतलब होता है। तो यदि आप सॉर्गम वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं। नौ, इसके हम क्लाइमेट की बात करें तो आपका जो बाजरा है वो एक वार्म वेदर क्रॉप है। ठीक है, इसको वार्म वेदर चाहिए, दैट मीन्स ये खरीफ क्रॉप है। और यदि इसको एक वार्म वेदर मिलता है तो ये बेटर बहुत जल्दी ग्रो करेगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था सोरगम के अंदर कि सोरगम क्या है, उसको हम लोग कैमेल क्रॉप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ड्राउट रेजिस्टेंट होता है। तो बाजरा जो होता है ना, वो सोरगम से कई गुना ज़्यादा ड्राउट रेजिस्टेंस होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हमें बात करूँ ड्राउट रेजिस्टेंस किस में होता है एज कम्पेयर टू बाजरा एंड सोरगम,
तो बाजरा में काफ़ी ज़्यादा होता है ड्रॉट रेजिस्टेंस की कैपेसिटी, मतलब सूखा भी पड़ गया ना तो वहाँ पे ये बेटर ग्रो कर जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मुसीबत तो तब हो जाता है जब रेनफॉल हो जाता है। ये दो टाइम अगर रेनफॉल हो गया तो बाजरा का जो क्रॉप होता है वो कई हद तक डैमेज हो जाता है। कब? जब उसमें फ्लावरिंग आ रहा होता है तब, और जब उसमें ग्रेन आ रहे होते हैं तो। उस टाइम यदि रेनफॉल हो गया ना तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है किसान को। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए फ्लावरिंग हो रहा होता है तो उस टाइम उसमें पोलन ग्रेन बनते हैं, तो पानी की वजह से पोलन ग्रेन झड़ जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा फर्टिलाइजेशन करने में। ठीक है, दूसरा जब उसमें ग्रेन भर रहे होते हैं तो उस टाइम यदि बारिश हो गई तो उसके जो सीड्स होते हैं वो झड़ जाते हैं और फिर बह जाते हैं, तो ये भी दिक्कत होता है। तो दो टाइम इसको इरिगेशन नहीं चाहिए या फिर रेनफॉल नहीं चाहिए, फ्लावरिंग के टाइम और ग्रेन फिलिंग के टाइम। आगे बढ़ते हैं। नौ, टेम्परेचर की बात करें तो इसके वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा होता है, जब इसके सूट लीफ ये सब ग्रो कर रहे होते हैं तो उस टाइम इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो 28 to 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए। सॉइल कौन सा चाहिए? सॉइल इसको वेल ड्रेन्ड सैंडी लॉम सॉइल चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौ, इसकी ग्रोथ स्टेज की बात करें तो टोटल इसमें 4 इसके स्टेज होते हैं ग्रोथ का। जैसे सबसे पहला होता है सीडलिंग स्टेज। ठीक है, ये 1 से 18 दिन का होता है। यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सीडलिंग ग्रो हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं टिलरिंग स्टेज। तो यहाँ पे टिलर निकलता है, ये 19 से 35 दिन का होता है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा ये क्या है, टिलर है। ठीक है, नौ, फ्लोरिंग स्टेज देखिए तो ये 36 से 55 दिन का होता है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें फ्लोरिंग हो रहा है। लिस्ट हमारा लास्ट है मैच्योरिटी स्टेज जो कि 56 से 85 दिन का होता है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है ये है मैच्योरिटी स्टेज। इसके बाद हम लोग इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने स्टेजेस हैं ग्रोथ, तो इसके टोटल कितने स्टेज हैं? 4 स्टेज हैं, सीडलिंग स्टेज, क्लियरिंग स्टेज, फ्लोरिंग स्टेज और मैच्योरिटी स्टेज। आगे बढ़ते हैं। नौ, अगर हम इसके लैंड प्रिपरेशन की बात करें, जब इसको हम कल्टीवेट करते हैं तो हमारा लैंड किस तरह से प्रिपेयर करेंगे? तो लैंड को प्रिपेयर करने का सिंपल तरीका है, आप क्या करेंगे, एक डीप प्लोइंग करेंगे। ठीक है, जो कि सब में कॉमन, एक डीप प्लोइंग करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसमें आप 2 से 3 हेरोइंग करेंगे। ठीक है, और एक आप प्लैंकिंग कर दीजिए, मतलब फिर आप उसमें लेबलिंग कर दीजिए। ठीक है, आप डीप प्लोइंग किसे करेंगे, एमबी प्लो से कर दो आप, बेटर होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लैंड को प्रिपेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ सीडेड की बात करें, यदि आप कॉमन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, अपने लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए हमको जो सीडेड होगा वो 4 to 5 kg पर हेक्टेयर होगा। यदि आप फॉडर पर्पस के लिए कर रहे हो, चारा पर्पस के लिए कर रहे हो, पशुओं को खिलाने के लिए, तो वो 10 से 12 kg पर हेक्टेयर होना चाहिए। सीड डेप्थ की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए जो बोल्ड सीड होते हैं ना, जैसे कि आपका मक्का हो गया, फिर आपका जो ग्राउंडनट का सीड हो गया, ये बोल्ड सीड होते हैं, थोड़ा बड़े दाने होते हैं ये, तो जितने बड़ा दाना होगा उसको उतना ज़्यादा डेप्थ चाहिए। ठीक है, और ये क्योंकि इसका जो जो सीड होता है वो थोड़ा छोटा होता है, इसलिए इसको हम लोग कम डेप्थ पे बोते हैं, जैसे कि 2 से 3 सेंटीमीटर में। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नौ, स्पेसिंग की बात करें तो इसका जो स्पेसिंग होता है वो वेरी करता है। कई किताबों में आपको दिखाई पड़ेगा 45 इंटू 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ, किसी में दिखाई पड़ेगा 45 इंटू 12 सेंटीमीटर, किसी में दिखाई पड़ेगा 45 इंटू 15 सेंटीमीटर। तो आपको तीनों याद रखना है। ठीक है, 45 क्या शो कर रहा है, ये कतार से कतार तक की दूरी शो कर रहा है, और ये शो कर रहा है आपके प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। ठीक है, प्लांट पॉपुलेशन की बात करें तो 1,66,000 प्लांट होना चाहिए पर हेक्टेयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। अब देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं सोइंग के लगाने, उसको बोने का कौन कौन सा मेथड है। तो फ्लैट सरफेस, आप फ्लैट सरफेस पे इसको लगा सकते हो। रिज एंड फरो सिस्टम के माध्यम से भी इसको आप सोइंग कर सकते हो। ब्रॉड बेड बना के भी आप क्या कर सकते हो, इसको सो कर सकते हो। नौ, सोइंग टाइम की बात करें, यदि आप खरीफ सीजन में लगा रहे हो तो आप कब लगाएंगे इसको, जून से अक्टूबर में लगाएंगे, के बीच में लगाएंगे ना। विंटर में लगा रहे हो तो इसको आप नवंबर से फरवरी के बीच में लगाओगे। समर सीजन है तो आप मार्च से जून के बीच में लगाओगे। ठीक है, मेन्योर फर्टिलाइजर की बात करें तो FYM फार्म यार्ड मेन्योर यदि आप दे रहे हो तो आपको 10 to 15 टन पर हेक्टेयर देना पड़ेगा। नाइट्रोजन का अमाउंट इसमें 100 kg पर हेक्टेयर चाहिए, फॉस्फोरस 50 kg पर हेक्टेयर और पोटेशियम 40 kg पर हेक्टेयर हमको देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं।
इरिगेशन की अगर हम बात करें, देखिए इरिगेशन डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप है। इरिगेशन ना भी दोगे तो चलेगा, है ना। बट अगर यदि आपके पास इरिगेशन की सुविधा है तो आप कब कब इरिगेशन दोगे? एक दोगे आप हेडिंग के समय, ठीक है, ठीक है, हेडिंग के समय दोगे। दूसरा कब दोगे आप? फ्लोरिंग के समय दोगे। ये दो टाइम आपको इरिगेशन देना पड़ता है यदि आपके पास इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध है। नहीं है तो फिर आप मानसून पे डिपेंड रहिए, होता तो भी ठीक है, नहीं होता तो फिर ठीक है, क्योंकि ये ड्राउट रेजिस्टेंस, सूखा भी पड़ गया तो फिर भी ये ग्रो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की। तो कैसे करोगे वीड मैनेजमेंट? वीड मैनेजमेंट का सिंपल तरीका है, यदि वीड निकल गया है तो आप वहाँ पे अट्राजिन स्प्रे कर दीजिए। कितना करोगे? 0.5 एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर। ठीक है, इतना आप क्या करोगे? वीट जो आपका अट्राजिन है उसको स्प्रे कर दीजिए, आपके वीड खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग आप कब करोगे? यदि आप जब से आप लगाए हो उसके 85 से 90 दिन के अंतराल करोगे। मतलब आप जब लगाए हो उससे 85 से 90 दिन के आसपास इसको क्या करोगे? आप हार्वेस्ट कर लोगे। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग के समय जो ये पूछा जाता है आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में, जब आप बाजरा की हार्वेस्टिंग करते हो तो उस टाइम इसमें कितना परसेंट मॉइस्चर होना चाहिए इसके ग्रेन के अंदर? तो 25% मॉइस्चर उसमें परसेंट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। 9, हम बात करते हैं इसके स्टोरेज की। तो स्टोरेज जब आप इसके को कर रहे होते हो तो इसके ग्रोन को स्टोरेज के समय 12% मॉइस्चर होना चाहिए। यील्ड की बात करते हैं, चलिए यील्ड की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरीके का ये डिपेंड करता है आपने किस तरह से इरिगेशन दिया है। आपको मैंने हमेशा बताया है कि इरिगेटेड कंडीशन में जो फसल तैयार होता है उसका यील्ड ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ भी यही होता है कि इरिगेटेड कंडीशन आपने वहाँ पे इरिगेशन दिया है तो इस दौरान जो इसका यील्ड होगा वो 30 टू 35 क्विंटल पर हेक्टेयर होगा। कब? यदि आपने इरिगेशन प्रोवाइड करा है। बट यदि आपने रेनफेड है, वो मानसून पे डिपेंड है। ठीक है, बारिश हुई तभी ठीक है, नहीं हुआ तभी ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो यील्ड कम हो जाता है। कितना होता है? 10 टू 15 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, तो ये इसका यील्ड है। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो आपका बाजरा होता है ना, वो कैसा क्रॉप है? सेल्फ पॉलिनेटेड या क्रॉस पॉलिनेटेड? तो हमेशा याद रखिएगा कि जो बाजरा होता है ना वो आपका क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होता है। इसके अंदर आपको प्रोटोगाइनी दिखाई पड़ता है। ठीक है, जबकि मेज़ के अंदर आपको दिखाई पड़ता है प्रोटो एंड्री। प्रोटोगाइनी का मतलब क्या होता है कि इसके जो फीमेल पार्ट होते हैं ना वो जल्दी मेच्योर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू मेल पार्ट। ठीक है, जबकि मेज के अंदर क्या होता है, वो भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है वो प्रोटो एंड्री को शो करता है। उसमें मेल पार्ट जल्दी ग्रो हो जाते हैं, फीमेल पार्ट आपका लेट से ग्रो होता है। अब देखिए ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फीमेल तो ग्रो हो गई है लेकिन मेल ग्रो ही नहीं हुआ, तो आपको सेल्फ पोलिनेशन तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, किसी और का पोलिन ग्रेन आएगा और वहाँ से फिर ये क्रॉस पोलिनेशन को शो करेगा। तो इसलिए याद रखिएगा हमेशा बाजरा जो होता है वो प्रोटोगाइनी को शो करता है और ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, तो चलिए आई होप हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच। इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।